शुरू करते हैं। आज हम लोग इकट्ठे हुए एक ऐसे जज्बे के तहत जो एक नई स्कीम हम लोग लेकर आए हैं नियर पियर में आप लोगों के लिए। इस नई स्कीम के तहत, इस नए पढ़ने के जज्बे और इस नए पढ़ने के मेथड और तरीकाकार के तहत आपको बहुत सारी चीज़ें नई नज़र आएंगी। और ये सारी चीज़ें बेसिकली वी आर डिफाइंग द करंट एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ एजुकेशन कि लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन पढ़ने के अंदर क्या क्या मसाइल का सामना है, इसको हम लोगों ने रिसर्च आउट किया है और देखा है कि इनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो इन सारे इश्यूज़ को सामने रखते हुए एक बड़ा ज़बरदस्त एक फुल पैकेज आपको ऑफर किया जा रहा है जिसे हम जज्बा बैच कहते हैं। और नॉर्मली ऑनलाइन एजुकेशन में अब ये होता है कि आप लोगों को लेक्चर्स मिल गए, आप लोग लेक्चर्स पढ़ते रहते हैं, फिर कभी कभार आप लोगों ने टेस्ट दे दिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ लिए, तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी डॉर्मेंट फेज में जाती चली जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन कम होता चला जा रहा है। आवाम हमारी माशाल्लाह से सुस्त है, तो उस सुस्ती का मुजाहरा हर जगह पे किया जा रहा होता है। हमने देखा है कि हर चीज़ इसी चीज़ को इम्पैक्ट कर रही होती है। आपका जो वीडियो स्टैट्स हैं अगर हम उन्हें देखें तो हमें पता चलता है कि बच्चे कहते हैं कि यार हमारे पास लेक्चर पड़े हुए ना तो हम कर लेंगे। देयर इज़ नो सेंस ऑफ अर्जेंसी। और अल्टीमेटली ये चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है जब आपके आखिरी दिन आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि भाई मेरे 40 लेक्चर्स रह गए हैं, मैं एक महीने में 50 लेक्चर्स कैसे करूं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उनका एक ऐसा ज़बरदस्त सोल्यूशन डिज़ाइन किया गया है इस जज्बा बैच के अंदर कि आप लोगों को ना सिर्फ वीकली बेसिस पे बल्कि डेली बेसिस पे भी इंगेज किया जाए। आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए जाएं कि भाई लर्निंग के अंदर पहला स्टेप ये है कि आप एक चीज़ को समझते हैं, दूसरा ये कि उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, तीसरा ये है कि आप उसमें फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, उसके अंदर जो इम्प्लीकेशंस है उसको समझते हैं, उसके अंदर एडवांस चीज़ों को समझते हैं। तो हर चीज़ को एक डिफरेंट एंगल के साथ इस दफ़ा इंशाल्लाह हम लोग इस जज्बा बैच में करेंगे। इस जज्बा बैच के अंदर आपको जो इसकी प्रॉपर जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसके लिए एक ओरिएंटेशन की गई थी कुछ दिन पहले। आतिफ आब्दी साहब ने इसको एक्सप्लेन किया, अली इमरान साहब ने इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली, और अम्मार साहब जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की थी कि ये क्या है और इसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस कोर्स में पढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ेंगे तो आपको इस कोर्स के फर्दर फीचर्स जो हैं वो समझ आएंगे कि इस जज्बा बैच का क्या मतलब है। कि ये सिर्फ अब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक पोर्टल नहीं है जिसके ऊपर लेक्चर्स आ गए हैं, बल्कि ये कंप्लीट एजुकेशनल इन्वायरमेंट है जिसमें आपके तमाम इश्यूज को सामने रखा जाएगा। इसमें फोकस किया जाएगा उस बच्चे के ऊपर जो कि डिस्टेंट लर्निंग पे बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है और पढ़ रहा है। नॉर्मली जो क्लासेस के लेक्चर्स वगैरह आप देखते हैं वो बेसिकली होते हैं उन बच्चों के लिए जो सामने बैठे हुए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग करके आपको दे दी जाती है, जिससे आपको लगता है कि शायद यही अल्टीमेट कंटेंट है। हाँ, वो अल्टीमेट कंटेंट है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो सामने बैठे हुए हैं। लेकिन वो अल्टीमेट कंटेंट उन लोगों के लिए नहीं है जो घर में बैठे हुए हैं, घर से बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ को इवैल्यूएट किया गया है, उनको देखा गया है कि हम किस तरीके से उनको बेहतर कर सकते हैं, और एक नया जज्बा, एक नया फैक्टर, एक नया फेस ऑफ नियर पियर एजुकेशन आप लोग इंशाल्लाह इस दफ़ा देखेंगे। और इसी जज्बा के तहत हम लोग स्टार्ट करेंगे FAR 1 का जो कोर्स है। ये कोर्स बेसिकली नियर पियर के ऊपर काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिनमें से मैं भी ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, और इस कोर्स के सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। FAR 1 ओवरऑल बात करेंगे कि क्या है सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसके क्या चैलेंजेस हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सारी चीज़ों को आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा आप लोगों के सामने। एक स्लाइड के अंदर कुछ बेसिक एक नज़र आ रहा है, CV टाइप आपको नज़र आ रही है कि जी ये मेरा अभी तक का CA की एजुकेशन के अंदर काम है। मैं सारा तो आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताता चलूँ कि जस्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल कैरियर, बल्कि प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट होने से काफ़ी देर पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी को डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट लेवल्स पे सर्व करता रहा। तकरीबन 12-13 साल से मैं इस फील्ड के साथ अटैच हूँ और किसी न किसी मॉड में, किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी पोजीशन पे बच्चों को CA के अंदर सर्व करता रहा हूँ। और FAR 1 तो मेरा सबसे पुराना सर्विस एरिया है, यानी कि सबसे पहले मैंने 2011 के अंदर, 2011 के अंदर एज ए TA, टीचर असिस्टेंट एक कॉलेज में जब शुरू किया था काम, तो उस वक्त मैं अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स का
असिस्टेंट टीचर असिस्टेंट हुआ करता था, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे जो है वो बड़ा पसंद था। फिर आफ्टर डैट बहुत सारे और काम किए, CA मेड ईजी स्टार्ट किया, CA नोट्स पब्लिकेशन को स्टार्ट किया, नियर पियर इटसेल्फ CA चैप्टर जो है 2015 में हम लोगों ने स्टार्ट किया, CA फाइनल की एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू की। इसके बाद लेटेस्टली आप लोगों को पता है कि रिसेंटली हम लोगों ने SBI कॉलेज स्टार्ट किया, विच इज़ द बिगेस्ट कॉलेज ऑफ CA इन टर्म्स ऑफ एडमिशंस। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे ज़्यादा एडमिशंस है। नियर पियर ऑन दी अदर हैंड ऑनलाइन में सबसे बड़ा सर्विस पोर्टल है, जो नियर पियर सबसे ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन सर्व कर रहे हैं CA के अंदर। और ये सारे जो काम हैं, ये जो सारे जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सारी प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंसी से ही रिलेट कर रही हैं। करंटली आई एम सर्विंग एट डिफरेंट वेरियस पोजीशंस, लेकिन इसके साथ साथ PRC2 QM, PRC4 ITA, CAF 1 FAR 1 का पेपर, और इसके अलावा हैंड्स ऑन कोर्स MS ऑफिस, ये जो है ये मेरी स्पेशलिटीज़ हैं जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो अपनी तारीफ बस इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं FAR 1 की, इस सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है और इसको हम किस तरीके से प्लेस करते हैं अपनी पूरी CA की एजुकेशन के अंदर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अभी मेजॉरिटी आई कैन एक्सपेक्ट के जो स्टूडेंट्स आए हैं वो PRC के लेवल से आए हैं और अब उन्होंने आगे कैफ स्टार्ट करना है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि PRC से जब आप लोग कैफ में आ रहे हैं तो कैफ क्या है, कैफ में कौन कौन से लेवल्स हैं, कैफ में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उनको पास करने का तरीका, क्राइटेरिया क्या है, उनको पास करने के लिए आपके पास टाइम कितना है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि बेसिकली एक ऐसे सेशन में हम लोग कराते होते हैं। रेगुलरली मैं ये सेशन कंडक्ट कराता होता हूँ, जिसमें हम लोग बच्चे को कहते हैं कि रोड मैप टूवर्ड्स कैफ, कि जब आप PRC से कैफ में आ रहे हैं तो कैफ को समझना है, इस रिजीम को समझना है, इस एरिया को समझना है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इनमें बच्चे फेल क्यों होते हैं, इसमें क्या चैलेंजेस है बच्चों को, कौन कौन से एरियाज है जिनमें बच्चों ने पढ़ना है, और कैसे इस रिजीम को, इस फेज को आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। पेपर्स, टाइम पीरियड, प्रोग्रेस के रूल्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें बड़ी डिटेल से हम लोगों ने कैफ को एक्सप्लेन किया हुआ। तो वो सारी बातों को मैं भी यहाँ पे तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप लोग ये समझ लें। देखिए, जब आप कहीं जाते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ उस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसकी लैंग्वेज कैसी है, वहाँ पे करेंसी कौन सी चलेगी, वहाँ पे खाने पीने के क्या मामलात हैं, वहाँ पे इस्लामिक मामलात कैसे हैं, क्या आपको वहाँ पे अपनी जो इस्लामिक रवायात है उनके साथ रहने की, जीने की इजाज़त है कि नहीं है, नमाज नूज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, उसका मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या काम करना है क्या नहीं करना, वहाँ पे रूल्स कैसे हैं, वहाँ पे रोड रूल्स क्या हैं, लोगों को घूरना है कि नहीं घूरना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो सेम गोज विद द कैफ। तो कैफ के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि आप समझें कि कैफ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कैसे आएंगे, क्या करना है। तो इसके ऊपर जो है वो आप एक पूरा सेशन लें, मेरे ख्याल से 1 घंटे की, तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियोस हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो FAR 1 या अकाउंटिंग की रिजीम की बात करते हैं। बेसिकली कैफ के अंदर आप 5 डिफरेंट एरियाज में पढ़ते हैं, आप 5 डिफरेंट एरियाज में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, जिनमें से एक एरिया यानी कि जो सबसे प्राइम एरिया है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजीम, इसे मैं कहता हूँ। यानी कि आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग वैसे तो 2 रिजीम्स हैं जो बड़ी हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे थोड़ी सी सबकत हासिल है। उसकी रीज़न ये है कि ये वो मेन खासा है, ये वो मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो उनको चीज़ आनी चाहिए। ये चीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 5 पेपर्स में पढ़ते हैं पूरे CA के अंदर। पूरे CA के अंदर अकाउंटिंग आप 5 पेपर्स में पढ़ते हैं। पहला पेपर जो आप पढ़ आए हैं, अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इंशाल्लाह इस दफ़ा आपका पेपर क्लियर हो जाए, रिजल्ट 1 आध दिन में आ रहा है। PRC इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है, PRC 4 जो आप पढ़ आए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे CAF 1 विच इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पेपर 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 पेपर्स में आपको पढ़ाई जाती है, CAF 1 में और CAF 4 में, CAF 5 में। और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 है, FAR 1 FAR 2 इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं।
और इसी तरीके से जब आप सीफैब लेवल पे जाते हैं तो सीफैब लेवल का पहला पेपर है जिसे एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। ये भी इसी तरीके से अकाउंटिंग का है। इसमें इसी तरह से आपको आएगा, जैसे आपको याद होगा छोटी क्लासों में इंग्लिश ए होती थी, इंग्लिश बी होती थी, इंग्लिश ई होती थी, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही डिफरेंट पेपर्स हैं। देन एमएसए लेवल के ऊपर मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट लेवल एमएसए 1 का पेपर है। तो ये 5 पेपर्स हैं जो आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ने हैं। जो चीज चेंज हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। PRC 4 आपका MCQ बेस्ड पेपर था, कैफ 1 आपका पेपर बेस्ड एग्जाम है। इसका ये मतलब है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता था, वो आपने सॉल्व करके तो फिर डेटाबेस के अंदर एंट्रीज पुट करनी होती थी, वो जो सॉफ्टवेयर था। यहाँ पे यह है कि आपने पूरा वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपका जो भी टीचर जो आपको सॉल्व कराता होगा, आपको बैलेंस शीट बनवाता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनवाता होगा, और वो कहता होगा कि भाई ये इस तरह से सॉल्व करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने अपना जो मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसके ऊपर आपने लिखा है वो आपने प्रेजेंट करना है। 100 नंबर का पेपर होता है, 50 मार्क्स हासिल करने होते हैं, और ये तो CA के अंदर रूल्स हैं। 15 मिनट का आपके पास रीडिंग टाइम होता है। ये भी जरा इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा, 3 आवर्स और 15 मिनट्स का ये टाइम होता है इस पेपर का। सुबह 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है और उसके बाद 9 से लेकर 9:15 तक आपके पास रीडिंग टाइम होता है। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो पहले 15 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि भाई इसको पढ़ो और इससे डर जाओ। आप पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे, हो इतने सारे सवाल, इसको कैसे करेंगे, हो टेंशन समझ नहीं आ रही। तो पहले 15 मिनट, खैर पहले 15 मिनट में क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्रिकेट के अंदर बैट्समैन जाता है तो पहली जो कुछ गेंदे खेलता है, पहली जो कुछ बॉल्स वो डिफेंड करता है, वो बड़ा जरूरी होती है। उसको समझ आती है कि पिच कैसी है, मौसम कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, बॉलर कैसा है, पिच टर्न कर रही है कि नहीं कर रही। सेम गोज हेयर कि पहले 15 मिनट में आपको पेपर की समझ आती है कि पेपर में हो क्या रहा है, पेपर में कौन कौन से सवाल हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वहां पे अननेसेसरी चीजों से डरना नहीं है। बाद में बताऊंगा मैं कि 15 मिनट को कैसे आपने वैल्यूएट करना है। इस 15 मिनट को सही से यूज करने के लिए 1 घंटे का सेशन हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। फिर 9:15 से लेके 12:15 तक आपको आंसर शीट भी मिल जाती है जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कोई चॉइस नहीं होती, सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं और 100 में से 50 नंबर हासिल करने हैं। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि 100 में से 50 नंबर जाया करके भी आप पास हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नंबर आपने जाया नहीं करने। ठीक है, यानी कि एक पेपर आएगा वो आधा आप खा भी जाए, बाकी आधा ठीक कर ले तो भी आप पास हो जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, तो अगले 4 पेपर जो हैं हमारे, ये सारे पेपर बेस्ड हैं और इनके अंदर रूल यही है कि ये आपके आपने 100 में से 50 नंबर हासिल करने हैं। ठीक है जी, अकाउंटिंग 1 और अकाउंटिंग 2 में क्या डिफरेंस है? टॉपिक्स का डिफरेंस है। कुछ टॉपिक्स अकाउंटिंग 1 में पढ़ने हैं, कुछ अकाउंटिंग 2 में पढ़ने हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो और ये दोनों पेपर जो हैं ये हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इनको करना है। एक और चीज है जिसे हम हायरार्की कहते हैं। खैर ये चीज जो है ये एक्सप्लेन करने की तो है उस रोड मैप टूवर्ड्स कैफ वाले सेशन में, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जब तक आपका कैफ 1 पास नहीं होगा आप उस वक्त तक कैफ 5 का पेपर नहीं दे सकते। सही है, तो खैर अभी हम कैफ 5 की बात भी नहीं कर रहे, कैफ 1 की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजीम का दूसरा पेपर, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे डरावना पेपर जो है ये FAR 1 ही है। इसके सिलेबस की बात करते हैं, 3 एरियाज में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, ये हम पढ़ भी आए हैं थोड़ा सा, आपको याद होगा हमने बैलेंस शीट बनाना सीखी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा है। कुछ 2 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होती है जनाब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और एक होती है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये 2 स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप इधर बनाना सीखेंगे। और इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस और जो आपने बैलेंस शीट को बनाना सीखा है उसमें कुछ डिफरेंट एडवांस एरियाज होते हैं, कुछ एडवांस कैलकुलेशंस होती हैं जो आप करते हैं, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इसकी पेपर वेटेज जो है 35 to 45% है, यानी कि एग्जामिनर इसमें से ऑन एवरेज 40 नंबर का सवाल पूछ सकता है। 35 से 45 के दरमियान में इस एरिया से सवाल आते हैं। बड़ी मजे की बात यह है कि एग्जामिनर इसको, ये जो वेटेज है इसको बहुत हद तक फॉलो करता है और वो इस वेटेज से आगे पीछे नहीं जाता, क्योंकि ये वेटेज बड़ी जबरदस्त सेट हुई है, इसलिए उसको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम। जी मैं टाइम पे माइक ऑफ करने में कामयाब हो गया। अच्छा, तो हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 35 से 45 नंबर होते हैं इसमें। अच्छा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगेन
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बना ली हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर इनको अंडरस्टैंड करना और इनसे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन वर्क बैक करना इज इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको सिखाई जाएगी इस सिलेबस एरिया, सिलेबस रेफरेंस नंबर 2 के अंदर। फिर है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। कुछ स्पेसिफिक टाइप की ट्रांजेक्शंस हैं जिनको करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहिए होती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि इन्वेंट्रीज को सॉल्व करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाली एंट्रीज आनी चाहिए, बैड डेट्स को सॉल्व करने के लिए आपको बैड डेट्स वाली एंट्रीज आनी चाहिए, और इसके अलावा प्रोविजंस वगैरह जो है वो आपने सीख ली हैं, ठीक है। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप की एंट्रीज, यानी कि इसी तरह से छोटे छोटे एरियाज होंगे जिनके बारे में कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, सिनेरियोज हैं। अच्छा, ये सिनेरियो हो तो ये एंट्री करनी है, ये सिनेरियो हो तो ये एंट्री करनी है। इन दोनों सिनेरियोज में एंट्री सेम होगी लेकिन अमाउंट की कैलकुलेशन का फर्क होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे। बाकी बेसिक्स आप सीख आए हैं। अकाउंटिंग जो थी वो आपने समझ ली थी अपने पहले मॉड्यूल के अंदर, जिसमें आपने डबल एंट्री सीखी, जिसमें आपने लेजर बनाना सीखा, ट्रायल बनाना सीखा, और उससे अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी सीख ली थी। दैट वाज द एंड ऑफ अकाउंटिंग। वहां पे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एंड हो जाते हैं। बस अब क्या है, अब हर चीज है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, इस तरह के सिनेरियो में क्या करना है, ऐसे क्या करना है, ऐसे क्या करना है, अगर ये सिनेरियो हो जाए तो क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये करेंगे। 13 चैप्टर्स हैं आपकी बुक के, हर ग्रेड के चैप्टर्स लिखे हुए हैं और इनके सिलेबस रेफरेंसेस को मैंने रेफर बैक किया हुआ है। अभी इसको बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है। मजे की बात, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आई कैप इसको एग्जामिन कैसे कर रहा है। आई कैप ने कहा कि भाई मैं 35 से 45 नंबर लूंगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल बनाया करूंगा। 20 से 30 नंबर में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन के सवाल बनाया करूंगा, और 30 से 40 नंबर के अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सवाल बनाया करूंगा। सवाल यह है कि क्या एग्जामिनर वाकई ही ऐसे ही करता रहा है? तो उसका जवाब आप लोगों के सामने है। ये जब से ये स्कीम आई है, इस स्कीम से तब से लेकर अब तक 5 दफा ये एग्जाम हो चुका है। स्प्रिंग 22 से लेकर स्प्रिंग 24 तक ये एग्जाम हो चुका है। आई एम श्योर कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी स्क्रीन पे नजर नहीं आता इतना सारा टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे रखना थोड़ा सा जरूरी था। ये टेक्स्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरी पीडीएफ की ये जो स्लाइड है ये पूरी पीडीएफ में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसको इतना इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपको हर चीज नजर आए। आप जस्ट सिर्फ ये देखें कि ग्रिड ए है, आई कैप पिछली 5 अटेम्प्ट से जो सवाल पूछ रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट अटेम्प्ट में 40 नंबर के सवाल पूछ लिए। क्या कहा था, 35 से 45 पूछूंगा। 35 और 45 की एवरेज कितनी बनती है, 40। पिछले अटेम्प्ट में पूछे 40 नंबर के, उससे पिछले अटेम्प्ट में पूछे 40 नंबर के, उससे पिछले अटेम्प्ट में 39 मार्क्स के, उससे पिछले अटेम्प्ट में 37 और फिर 39। तो भाई वो अपनी बात को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे उसने कहा था कि मैं ऐसे पूछा करूंगा, वो वैसे ही पूछ रहा है, ना ज्यादा ना कम, बबल गम। ठीक है। अच्छा, ग्रिड बी की बात करते हैं। उसने कहा था कि मैं आपसे 25 नंबर के सवाल पूछा करूंगा ग्रिड बी में। उसने कहा था ना 20 से 30, जो 20 से 30 है इसका मतलब ये है कि 25 नंबर के सवाल ऑन एवरेज पूछेगा। तो भाई वही हुआ, 27, 26, 27, 26 और 22, दिस इज द एवरेज। और इसकी एवरेज देखें तो 25.6 बनती है, यानी कि वो अपनी इस बात को फॉलो कर रहा है। तो ग्रिड को फॉलो करता है। पहली बात तो ये समझ लें कि ग्रिड को फॉलो किया जाता है। अगली बात यह है कि एग्जामिनर हर चैप्टर में से सवाल पूछ रहा है, हर चैप्टर में से सवाल पूछ रहा है। ठीक है जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई कैप का, कैफ का कोई भी पेपर पकड़ ले, हर पेपर की 4 चीजें आई कैप ऑफर करता है। हर पेपर के 4 डॉक्यूमेंट्स आई कैप देता है। नंबर 1, उसका क्वेश्चन पेपर आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। नंबर 2, उसका सजेस्टेड आंसर आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। नंबर 3, उसकी मार्किंग स्कीम आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। और नंबर 4, उसका एग्जामिनर कमेंट्स जो है वो आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। एग्जामिनर कमेंट्स एक ऐसा जबरदस्त डॉक्यूमेंट है कि मैं ये कहता हूं कि अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ लें तो आपको बड़ी जबरदस्त गाइडेंस मिलती है। एग्जामिनर कमेंट्स में ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो वो बंदा अपने ख्यालात का इजहार करता है जो पेपर को चेक करता है। एग्जामिनर यानी कि पेपर चेकर अपने ख्यालात का इजहार करता है। जब वो सारे पेपर चेक कर लेता है तो फिर वो कहता है कि अच्छा यार, मैंने इस पेपर को चेक करके मुझे ये फील हुआ। मेरी अपनी जाती राय है वो ये कि एग्जामिनर आई कैप जब एग्जामिनर कमेंट्स लिखने के लिए जो पेपर देता है वो पेपर वाटरप्रूफ होता है, और जो पेन देता है वो पेन भी ऐसा होता है जो वाटरप्रूफ पेपर लिखे, जो किसी भी वजह से मिट ना सके। क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि एग्जामिनर ज़ारो कतार रो रहा होता है जब वो एग्जामिनर कमेंट्स लिखता है।
और वो तकिए में टक्कर मार रहा होता है बार बार कि वो कहता है भाई इस सब्जेक्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे ने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। और मुझे ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि जब मैं भी एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ता हूं तो मेरा दिल करता है कि टक्कर मार दूं, क्योंकि ऐसी ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं कि वो समझ नहीं आती कि ये बच्चे कहां से कौन सी जो है मखलूक हैं, ये कौन से सियारे से आ गए हैं कि इनको पता ही नहीं है। इन्होंने 6 महीने अकाउंटिंग पढ़ी है और बेसिक सी गलतियां कर देते। ठीक है, बच्चे इतनी बेसिक गलतियां करते हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे वो डेबिट को क्रेडिट लिख देते हैं, क्रेडिट को डेबिट लिख देते हैं, इतनी बेसिक बेसिक गलतियां करते हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है, एग्जामिनर कमेंट्स का जिक्र इसलिए आ गया कि एग्जामिनर कमेंट कहता है, एग्जामिनर अपने कमेंट्स के अंदर ये बात बताता है कि बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। तो भैया ये आपके सामने चार्ट है, ये जो इस स्लाइड है, इस स्लाइड को हमने देख के एक और चीज ऑब्जर्व करनी है, वो ये कि भाई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो अभी से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दें अगली दफा FAR 1 पढ़ने के। ये मैं आपको पहले दिन बैठ के बता रहा हूं। लें जी, टीचर नॉर्मली सबस बाग दिखाते हैं, टीचर कहते हैं और नहीं हो मेरे पास आ जाओ, पास हो जाएगा। भाई अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी की तो पास होने की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। पास होने की गारंटी अल्लाह आपका भला करे, आपको कोई नहीं दे सकता अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी की। 100% सिलेबस करना ये पहला स्टेप है, इसके बाद और आगे बहुत कुछ करना है। FAR 1 का पेपर बहुत ही चैलेंजिंग पेपर है। एग्जामिनर आपसे पूछता है और इसके जरा रिजल्ट्स मैं आपको अभी आगे दिखाता हूं अगली स्लाइड पे। पिछली 5 अटेम्प्ट्स में से 4 अटेम्प्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट्स में क्या है। ठीक है, अभी वो मैं आपको बताता हूं। इस स्लाइड से हमने 2 चीजें सीखी हैं। नंबर 1, एग्जामिनर अपनी जो सिलेबस कंटेंट है उसको फॉलो करता है, सिलेबस वेटेज को। नंबर 2, हर चैप्टर में से सवाल आ रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चैप्टर छूट जाए, हर चैप्टर को वो टेस्ट करता है। और एग्जामिनर कहता है कि बच्चे के फेलियर की सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो सिलेक्टिव स्टडी करता है। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो आप पास नहीं हो सकेंगे। एक और बात मेरे ज़हन में आई है, मैं आपसे करना चाहता हूं। ICAP ना खुद भी बहुत परेशान है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, और मैं उनसे ज्यादा परेशान हूं। मैं तो हर टीचर को पकड़ के कहता हूं सर मुझे बताएं, जो मेरे से सीनियर टीचर्स हैं, जो मेरे भी उस्ताद हैं, मैं उनसे पूछता हूं सर बताएं बच्चा क्यों फेल होता है। वो बहुत सारी बातें बताते हैं जो कि मैं अल्टीमेटली अपनी किसी न किसी डिस्कशन में ऐड करता हूं। लेकिन एक चीज है, वो ये कि ICAP ने रिसेंटली एक सेमिनार किया जिसमें उन्होंने बच्चों को फेल होने की रीजंस बताई। ठीक है, उसमें से उन्होंने एक बहुत बड़ी रीजन ये बताई कि बच्चे पेपर ही पूरा नहीं करते। उसकी रीजन ये हो सकती है कि पेपर पूरा उनको आता नहीं था या उनसे मैनेज नहीं हुआ। वैसे 3 घंटे में पेपर मैनेज हो जाता है अगर आपको वाकई आता है तो। अगर नहीं आता ना, अगर आप इधर उधर से हैंकी पैंकी मार रहे हैं तो फिर आपका पेपर पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पेपर आता है तो 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। पेपर बड़ा नहीं होता। अगर आप एग्जामिनर सोल्यूशन देखें तो आपको नजर आएगा कि अच्छा ये छोटी सी वर्किंग थी तो बड़ी सीधी सीधी वर्किंग थी। सही है। अच्छा, ICAP ने यह बताया कि भाई वो बच्चे जो पास हो गए उनमें से हमने 100 बच्चे लिए जो बच्चे FAR 1 का पेपर पास कर लेते हैं। कोई भी CA का पेपर पास कर लेते हैं। ये ओवरऑल उन्होंने CA का बताया, FAR 1 का नहीं, ओवरऑल CAF के किसी भी पेपर का। उन्होंने कहा कि हमने 100 सैंपल पे बच्चों के क्वेश्चन पेपर लिए, आंसर शीट्स ली जो पास हो चुके थे, और उनमें से 98 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सारे क्वेश्चंस किए हुए थे, जिन्होंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए थे, और 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था। यानी कि जो 100 बच्चे पास हुए उनमें से 98 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सारे सवाल सॉल्व किए हुए थे, और सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एक सवाल छोड़ा और फिर भी पास हो गए। यानी कि सिर्फ 2% चांसेस हैं आपके पास होने के अगर आप एक सवाल छोड़ देते हैं तो भैया समझ जाएं फिर कि आपने जब छोड़ दिया, जब आपने सेलेक्टिव स्टडी कर ली तो आपका पेपर पास नहीं होगा। तो 3 बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि FAR 1 जिधर से मर्जी पढ़ें, खुद पढ़ें, वीडियो लेक्चर्स देखें, किसी और टीचर से पढ़ें, नियर पीयर से पढ़ें, SBI से पढ़ें, किसी भी कॉलेज से पढ़ें। आपने अगर सेलेक्टिव स्टडी की तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगली चीज, स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा लोएस्ट 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 3 अटेम्प्ट्स तक FAR 1 का रिजल्ट सबसे बुरा है कैफ के 8 पेपर्स में से। कैफ 1 में पास होने की परसेंटेज जो है वो सबसे कम है,
सबसे पहली अटेम्प्ट स्प्रिंग 22 में 23% बच्चे पास हुए थे। इसका मतलब 100 में से 23 पास हुए और बाकी कितने बने, 77 फेल हो गए। 100 में से 77 फेल हो गए और सिर्फ 23 पास हुए। क्यों? उन्हीं बातों की वजह से जो भी मैं करके आया और जो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। और आज की ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ओरिएंटेशन में आपको मैंने बताना है कि भाई ये रजीम क्या है, ये जिस पंगे में आप पढ़ने लगे हैं इसका सोल्यूशन क्या है और इसमें आपको कौन कौन सी मुश्किलात आएंगी। ओरिएंटेशन इसी चीज का नाम होता है कि आपको बताया जाए कि आप जो काम शुरू करने लगे हैं इसमें क्या मुश्किलात आएंगी और उन मुश्किलात को आपने कैसे आसान करना है। तो मेरे साथ आपने रहना है, कनेक्टेड रहना है। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यूज कम ज्यादा हो रहे हैं, तो बहरहाल फिर आप लोगों की अपना कसूर है। अगर आप अभी भी थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकेंगे तो फिर शायद आगे भी कभी नहीं निकाल सकेंगे। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपने सेशन को सुनना है या इसकी वीडियो देख लेना है। लेकिन खैर जब आप सोचते हैं कि अच्छा वीडियो इसकी बाद में देख लेंगे तो फिर देख लिया आपने, फिर कर लिया काम। क्योंकि ये वीडियो जो है कि उन बहुत सारे कामों में ऐड हो जाती है जो आपने शायद जिंदगी में तब करने हैं जब आपके पास कोई काम नहीं होगा। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि रिजल्ट्स जो हैं वो कितने बुरे आ रहे हैं इस सब्जेक्ट के। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। इस बुरे रिजल्ट आने की एक रीजन तो एक थोड़ी टेक्निकल रीजन भी है जिसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। रिसेंटली जो आईकेएफ ने ये नई एजुकेशन स्कीम जिसके अंदर अभी आप लोग हैं, या आज से 3 साल पहले जब आई थी तो उस वक्त आईकेएफ ने एक एग्जाम्पशन ऐसी दे दी थी जिसकी वजह से कुछ बच्चों को पीआरसी 4 का पेपर एग्जाम्प्ट हो गया था और उनको अकाउंटिंग बिल्कुल सिरे से नहीं आती थी। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज किया था, लेकिन अल्टीमेटली उस एहतजाज का कोई फायदा नहीं हुआ। उस एहतजाज में मैं भी शामिल था। हम लोगों ने कहा था कि यार जिन बच्चों को अकाउंटिंग नहीं आती उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलनी चाहिए पीआरसी 4 की, लेकिन उनको मिल गई। अच्छा, ये बच्चे अभी तक एफएआर 1 में फेल होते जा रहे हैं। 5 अटेम्प्ट गुजर गई हैं। आईकेएफ का जो एग्जामिनर कमेंट्स है उसमें रिसेंटली अगर आप देखें तो उसने जो पिछली अटेम्प्ट का एग्जामिनर कमेंट्स दिए उसमें उसने बताया कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पीआरसी 4 एग्जाम्पशन है और इस वजह से वो अभी तक इस सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंसान जो है, ये जो दिमाग है इनके, या पत्थर के हो चुके हैं और हम लोग अपने आप को इवॉल्व भी नहीं कर पा रहे। मैं पहले ये समझता था कि इंसान होता है और पत्थर पत्थर होता है, कि इंसान अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, पत्थर अपने आप को इवॉल्व नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंसान भी अब वैसे ही हैं जैसे हम आज से 1 साल पहले थे। वी आर नॉट इवॉल्विंग। ठीक है, तो बीइंग ए स्टूडेंट इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इवॉल्व हो, आप बेहतर हो, आप अपने आप की अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें और उनको बेहतर करें। तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये वो बच्चे चलते आ रहे हैं। दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली कि बच्चे पीआरसी वाला माइंडसेट ही लेकर चलते हैं कि अच्छा यार एमसीक्यूज आने हैं, छोटे छोटे 2-2 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं और उससे जो है वो हम लोग पास हो जाएंगे। एमसीक्यूज नहीं आने, अब बड़े लंबे लंबे सवाल आने हैं। ये आप लोगों के सामने मैंने ये नीचे इसी स्लाइड के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक परफॉर्मा सा बना के दिया है कि आपके क्वेश्चन जो पेपर है उसके अंदर 9 सवाल आते हैं जी टोटल। 6 सवाल सेक्शन 1 में आते हैं और 3 सवाल सेक्शन 2 में आते हैं। 2 सेक्शंस होते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पार्ट्स के सवाल आपने करने होते हैं। 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए उसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं और नॉर्मली जो 6th क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, वो एमसीक्यूज होते हैं। 10 नंबर के 12 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। बाकी ऊपर वाले 5 सवाल, 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 8 नंबर के, 7 नंबर के, 10 नंबर के, इस तरह से सवाल आ रहे हैं। फिर सेक्शन बी होता है, उसमें 3 सवाल होते हैं और तीनों सवाल के टोटल जो नंबर है वो 50 होते हैं। तो बेसिकली जो ये 3 सवाल होते हैं ना, ये बड़े सवाल होते हैं, 17 नंबर का, 20 नंबर का, 15 नंबर का, इस तरह से। ये नहीं कि इसमें ज्यादा काम करना पड़ता है। ये 40-40 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं। आपको 9 सवाल आएंगे, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, सारे सवाल करने। और फिर बच्चे ये पूछते हैं क्या सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के मार्क्स कितने कितने हैं? 50-50 नंबर है। तो क्या सेक्शन ए और बी दोनों में पास होना जरूरी है? ऐसी बात नहीं। आपने ऐसा नहीं सोचना कि सेक्शन ए में भी 25 से ज्यादा नंबर लेने हैं, बी में भी 25 से ज्यादा नंबर लेने हैं, ऐसी बात नहीं है। सेक्शंस जो है ये सिर्फ आपको छोटे और बड़े सवालों को अलग अलग करने के लिए बनाए गए हैं। सेक्शंस का और कोई ताल्लुक नहीं। क्वेश्चन पेपर अगर आप इसका देखेंगे, आप आईकेएफ की वेबसाइट पर जाएं, आईकेएफ के क्वेश्चन पेपर लिखकर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सेक्शन ए या बी है। सेक्शन ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने दोनों सेक्शंस के सवाल करने हैं, कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दोनों सेक्शंस पास होना जरूरी है। आपने टोटल उन 9 के 9 सवालों में से 50 नंबर लेने हैं। चाहे आप सेक्शन ए के सारे सवाल कर दें और बी का एक आध कर ले, लेकिन मतलब अगर आप छोड़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये बात तो मैंने पहले की है। तो छोड़ना यह चॉइस नहीं है और ये बात भी नहीं है कि दोनों सेक्शंस में अलग अलग पास होना। सिर्फ रीसेंट अटेम्प्ट जो थी ऑटम 23 जो सितंबर 23 में हुई है, उसका रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि स्प्रिंग 24 का तो अभी रिजल्ट ही नहीं ना आया, ये जो भी मार्च में हुई है अटेम्प्ट,
इसका रिजल्ट अभी नहीं आया, इसका रिजल्ट आएगा मई के स्टार्ट में, बिल्कुल 1 मई को आ जाएगा या शायद अप्रैल के आखिरी दिनों में आ जाएगा। तो इस अटेम्प्ट में क्या हुआ है, 27% रिजल्ट है, विच इज अगेन ऑन ए वेरी लो साइड। लेकिन इस दफा कॉस्ट का पेपर जो है वो इससे भी बाजी ले गया, कॉस्ट का पेपर लोएस्ट रिजल्ट दे रहा है। उसकी एक रीजन ये है, ये बात भी करना बड़ा जरूरी है, उसकी एक रीजन ये है कि बच्चे जैसे ही कैफ में आते हैं तो वो FAR1 और कॉस्ट दोनों पेपर इकट्ठे पिक कर लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि अच्छा FAR1 जो है वो PRC4 का दूसरा पेपर है, इसी तरह से CMA जो है कैफ 3 वो QM का दूसरा पेपर है। तो मुझे QM बड़ी अच्छी आती थी, मैं तो फाइनेंस के बड़े जबरदस्त सवाल कर लेता था, तो मैं QM भी पकड़ लेता हूँ। अकाउंटिंग भी बड़ी अच्छी आती थी, सर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया था, तो चलो मैं FAR1 भी पकड़ लेता हूँ। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे कि एक ही अटेम्प्ट में FAR1 और CMA पढ़ लेते हैं, जो कि पॉसिबल तो है, देखिए पॉसिबल तो हर चीज है, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर देती है। जब आपने अकाउंटिंग के भी सब्जेक्ट्स करने हैं, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपने क्या कहते हैं कॉस्ट के भी क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है दोनों सब्जेक्ट्स को इकट्ठे लेके जाना। तो इस दफा ये जो बिल्कुल रिसेंट अभी तक जो रिजल्ट अवेलेबल है, इसमें जो कॉस्ट है वो बाजी ले गया, सबकत ले गया नीचे आने में फ्रॉम FAR1। और उसकी रीजन गलत डिसीजंस, अगेन बच्चों के गलत डिसीजंस जो कि आप लोगों ने नहीं लेने हैं, और ओरिएंटेशन में ये चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, वो है थ्योरी। थ्योरी पूछी जाती है जी, थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने PRC4 में थ्योरी देखी है, तो उसके सवाल भी आते हैं, ये आप लोगों के सामने है। तो मैंने रिजल्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर और इसके अलावा टॉपिक्स वगैरह के बारे में आपको बता दिया। तो अभी तक जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस की हैं, मेरे से क्वेश्चंस बहुत दूर हैं। लेट मी सी, मुझे जरा गौर से देखना पड़ेगा, किसी का कोई क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो आप मैसेज कर सकते हैं। एंड आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चंस। यस सर, आ रही है, इट साउंड्स टू बी गुड। बस ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स हैं, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड अप्रिसिएशन। आप लोगों का कोई सवाल है FAR1 से मुतालिक अभी तक, तो वो आप पूछ ले, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। अभी आपके क्वेश्चंस मेरे पास थोड़ा सा डिले से आएंगे, कोई 20-30 सेकंड के डिले से आएंगे, तो आप क्वेश्चन पोस्ट कर दें, आई विल सी इट लेटर ऑन, और फिर मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये जनाब अल्टीमेटली मेरी पूरी डिस्कशन का जो अभी तक मैंने की है, यानी कि डिस्कशन का पार्ट 1, इसकी जो समरी है ये आप लोगों के सामने आ गई है, विच इज कि स्टूडेंट FAR1 में फेल क्यों होते हैं। हम लोगों ने बात की सिलेक्टिव स्टडी, इसके ऊपर तो बड़ी डिटेल से बात हो गई। ICAP ने भी बताया कि 100 में से 98 बच्चे वो पास होते हैं जो अपना पेपर पूरा कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा कोई भी सवाल छोड़ दे तो उसके पास होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दूसरी हम लोगों ने ये बात की कि पहली बात हम लोगों ने ICAP की, दूसरी बात हमने ये की कि एग्जामिनर जो है वो पूरी बुक में से पेपर बनाता है, कोई टॉपिक छोड़ेंगे तो आपका अपना नुकसान है। मजे की बात यह है कि 9 क्वेश्चंस है, और अगर हम पार्ट्स वगैरह मिलाएं तो 13-14 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी बुक में आते हैं, आपके पेपर में आते हैं, और 13 तो टोटल चैप्टर्स हैं। तो बहुत ही कम ऐसे होगा कि कोई टॉपिक मिस हो जाए एग्जामिनर से, कोई टॉपिक उसकी नजर से बच जाए, वरना वो किसी ना किसी एरिया से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछ ही लेगा। इनसफिशिएंट प्रैक्टिस, हम लोग अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की नहीं करते। ये समझना जरूरी है कि FAR1, जैसे आप लोग फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को देखते हैं, तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपका तब ही ठीक होगा जब आप अपनी प्रिपरेशन प्रैक्टिस उसकी ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो बच्चे इनसफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं, देन नॉट एबल टू प्रेजेंट द क्वेश्चन प्रॉपरली, अपना क्वेश्चन प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर सकते। उनको ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग को कैसे प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, अमाउंट्स राउंड हो रही हैं तो कैसे प्रेजेंट करनी है, हेडिंग्स कैसे प्रेजेंट करनी है, मल्टीपल कॉलम्स कैसे बनाने हैं, इन लाइन वर्किंग कैसे करनी है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। देन इनएबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग क्वेश्चन, ये बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग क्योंकि छोटे छोटे MCQs कर करके हमारी आदत बनी होती है कि थोड़ा सा सवाल होगा, छोटा सा सवाल होगा, थोड़ा सा डाटा होगा, 1-2 वर्किंग करनी पड़ेगी, चल भाई एक अकाउंट बनाना पड़ेगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको PPE का ही सवाल दे दिया जाए, जैसे कि आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हैं, आपको एक एसेट की डेप्रिसिएशन आती है, लेकिन व्हाट इफ कि आपको 5 एसेट्स ओपनिंग दे दिए जाएं, 3 एसेट्स आपने परचेज किए हैं, 5 एसेट्स आपने मतलब 2 एसेट्स आपने डिस्पोज कर दिए हैं, किसी को आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है, किसी को आपने मंथली वैल्यूएशन पे करना है, किसी को आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड पे करना है, किसी का रेट डिफरेंट है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना वैसे ही है जैसे आप एक आइटम को करते हैं, लेकिन उन चीजों को आपस में प्लग इन करना नहीं आता, इस वजह से बच्चे परेशान होते हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती, बच्चे
क्वेश्चन पूरा टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाते, या टाइम की प्लानिंग नहीं करते ठीक से, कि एक ही सवाल के ऊपर ज्यादा टाइम दे देते हैं, एक ही सवाल को जो है वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो अगर आप गौर से देखें तो पहले इशू के अलावा जितने भी इश्यूज हैं, ये सारे के सारे इश्यूज आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं, और यही सेम इश्यूज कॉस्ट के अंदर भी होते हैं। तो बच्चे एक ही टाइम पे ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो इकट्ठे नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम होती है। दिस इज द रीजन ऑफ देयर फेलियर, कि वो दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ना वो उसको साथ लेकर चलते हैं और उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। सो इन सारे इश्यूज का सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि हम जज्बा बैच पे क्या कर रहे हैं, हम सारे इश्यूज को एवेल्युएट कर रहे हैं और उन इश्यूज के सोल्यूशंस दे रहे हैं। तो ये जो सारे इश्यूज हैं ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है। तो हमने आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट सेशन जो है वो इसमें अटैच किया है। वो टेस्ट सेशन आपकी इन सारे इश्यूज के ऊपर काम करने में हेल्प करेगा। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इसमें डालेंगे, जो सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की डिस्कशंस होंगी। मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा कि अच्छा हाँ देखें ये चीज है, इसमें ये ऐसे ऐसे एंट्री करनी है, और सॉल्व नहीं करूंगा, वो सॉल्व आप खुद करेंगे। फिर आप उस सोल्यूशन को टैली करेंगे, जो सोल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं कि देखो यार ये आइडियल सोल्यूशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल वेज में हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कुछ मैं असाइनमेंट्स आपको दूंगा, फिर सेशन एंड के ऊपर आपको क्वेश्चंस दूंगा कि भाई ये दिस शुड बी योर लास्ट प्रैक्टिस सेट, ये 40 क्वेश्चंस कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो हर तरह का क्वेश्चन टैकल करना आ जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे इंशाल्लाह इस कोर्स में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कोर्स को पढ़ना कैसे है। दिस इज व्हाट वी कॉल कोर्स कवरेज प्लान। कोर्स कवरेज प्लान इज अ प्लान जिसके थ्रू आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस के ऊपर अपने लेक्चर्स को पढ़ेंगे। ये वो चीज है जिसका मैं आपसे वादा चाहता हूं आज, कि आप मेरे से वादा करें कि भाई ये आप स्केड्यूल को फॉलो करेंगे। देखें, हमेशा छोटी मूवमेंट्स जो होती हैं वो आपको बड़ा बेनिफिट दे जाती हैं। हमें याद है हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था कछुए और खरगोश की स्टोरी, कि उन्होंने आपस में रेस लगाई, तो जो है वो कछुआ जो है वो जीत गया, खरगोश रह गया, और हम इसका मजाक उड़ाया करते थे, हम इसे एक यूजलेस स्टोरी समझा करते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो आप लोग आज तक जो है ना वो आज तक आपको पढ़ाया गया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। आपने डेली बेसिस पे थोड़ा करना है, ज्यादा नहीं करना। जो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना है, लेकिन मेरी ये बात मान ली कि थोड़ा पढ़ना है, लेकिन ये भी तो मानो कि रोज पढ़ना है। आप रोज पढ़ते जाएं, आप डेली बेसिस पे 2-2 3-3 लेक्चर्स देखते जाएं। लेक्चर्स नहीं है, बेसिकली ये वीडियोस हैं। वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ, जैसे अभी इस वक्त मैं कांटेक्ट में हूं, मैंने उसी तरह से वीडियोस पढ़ाई हैं 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए। मैं जो बात करूंगा वो मैं आपसे मुखातिब होकर कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इन लेक्चर्स को, इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए पढ़ना है। ये स्केड्यूल अगर आप नहीं फॉलो कर सकेंगे तो आपका नुकसान होगा। अच्छा, फर्ज करें कि आज से 10 दिन के बाद एक बच्चा ज्वाइन कर रहा है, तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने कुछ एरियाज छोड़े हैं, कुछ वीक्स छोड़े हैं, जिन वीक्स में आपने रिविजन्स करनी है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये लास्ट मंथ में 3 वीक्स है, तो अगर आप 2-3-4 वीक्स तक भी बाद में भी ओरिएंटेशन, जिस दिन आज हो रही है ओरिएंटेशन, आज के 3-4 वीक्स बाद भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने इस स्केड्यूल के अंदर टाइम छोड़ा है कि आप उसके साथ मिल सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंप्लीट योर प्रिपरेशन। आप अपना काम तो करें, आप अपनी चीजें तो पढ़ें जो आपने पढ़नी। अगर आप अपना काम ही नहीं करेंगे तो पास कोई ऊपर से थोड़ी आएगी आपके लिए मदद के, हाँ भाई ठीक है, एक बंदा सामने, फरिश्ता सामने खड़ा हो जाएगा, कागज खोल के, किताब खोल के, हाँ भाई ये देख के लिखते जाओ। ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आपको अब खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की है, तो आप अपनी कोशिश तो करें। अगर आप पास होने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको पास भी कर देंगे। अल्लाह ताला ने तो इतने वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने मेहनत की है, कोशिश की है, तो ये आपको करनी पड़ेगी। इसके ऊपर जो है उसके बाद फिर मदद आएगी, लेकिन अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो फिर मदद भी नहीं आएगी। अच्छा जी, तो ये स्केड्यूल है, ये स्केड्यूल आपके पास भी अवेलेबल होगा। एक चीज याद कर लीजिएगा, मार्क द डेट्स, 10 सितंबर 2024। 10 सितंबर 2024 को आपका FAR1 का पेपर होगा। वैसे तो ये एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 2 सितंबर से 10 सितंबर, लेकिन PRC ये जो CAF1 का पेपर है ये सबसे एंड पे होता है। तो 10 सितंबर को 9 बजे से लेकर 12:15 बजे तक आप लोगों की जितनी आपने इस कोर्स के अंदर मेहनतें की होंगी उन सब को प्रेजेंट करने का टाइम है। इतना क्लियर, इतना कंसाइज,
इतना करेक्ट टाइम आपको अभी से कम्युनिकेट कर दिया गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं हमारे पास कितने दिन रह गए हैं, एग्जाम किस दिन है क्या नहीं। तो आपको स्केड्यूल हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, आपने स्केड्यूल को फॉलो करना है। लेट मी सी हाउ मच टाइम डू आई हैव। ओके, नेक्स्ट वीकली लाइव सेशन। स्टेप 1 ये था कि आपने लेक्चर्स देख लिए। स्टेप 2 इज कि अब आप आएंगे मेरे साथ बात करेंगे, मुझे पूछें, मेरे से बात करें डेली बेसिस के ऊपर। इस वक्त अभी हम 1-to-1 कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आपके पास बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम जूम के ऊपर ये सेशंस करते हैं, क्लास में जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं वो आते हैं और जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछते हैं और हम उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। मैं खुद लाइव सेशन में आता हूँ, आप लोगों से बातचीत करता हूँ, गप्पे लगाता हूँ, जो आप चीज पूछना चाहते हैं आपको वो चीज बता दी जाती है। अगर फर्ज करें आप कह रहे हैं कि सर ये सवाल मेरे से हो ही नहीं रहा, ये सवाल करा दें, तो वो मैं कहता हूँ अच्छा भाई ठीक है, इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। उस वक्त मैं नहीं कराता ताकि वो फिर सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो जाए, या उसी वक्त करा दूंगा, फिर उसकी वीडियो निकाल के तो कोर्स में ऐड कर दूंगा। उसका फायदा ये होगा कि आप लोगों को हर वीक में एक दफा टीचर से बात करने का मौका मिलेगा। और मजे की बात यह है, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आप एक फिजिकल क्लास में बैठे हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे बैठे हैं, तो बच्चा टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वो टीचर से 1-to-1 ही डिस्कशन कर मतलब वो टीचर की बात उस तक पहुंच रही होती है। अगर टीचर हर किसी से एक एक सवाल भी ले तो वो 2 घंटे में सिर्फ 100 बच्चों का एक एक सवाल 2-2 मिनट का ही डिस्कस कर सकता है। तो बेसिकली आप सोचेंगे, आप अगर एक फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं तो आप कितनी दफा टीचर से बात करते हैं, लेकिन पूरे एक सेशन में आप इतनी बड़ी फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं तो आप जितनी डिस्कशन कर सकते हैं उतनी डिस्कशन आपको एक वीक में ही करने का मौका मिल जाएगा। आप जो सवाल पूछेंगे उसको डिटेल से आंसर किया जाएगा। तो सेकंड स्टेप इज कि आपने वीकली लाइव सेशंस ज्वाइन करने हैं। हर वीक में एक लाइव सेशन होगा, एक खास टाइम पे होगा, वो टाइम आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आगे पीछे भी हो सकता है, कभी फर्ज करें कि उस दिन मेरी कोई जो है वो कोई ऐसी एक एंगेजमेंट आ गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कोई ऐसा काम आ गया, तो मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं हूं, तो अगले दिन कर लेंगे। लेकिन आपके साथ एक राब्ता उस्तवार रखने के लिए हम लोगों ने ये लाइव सेशंस बनाए। फिर इसके अलावा एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए होंगे, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए होंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो ओपन होता है, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंफ्यूजन है, आप वॉइस नोट सेंड करें, जो पूछना है पूछें, और फिर मैं डिटेल से उसका आंसर करूंगा। देखिए, आप फिजिकल क्लास में टीचर से कोई सवाल पूछते हैं, टीचर उसका सरसरी से आंसर करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए 4 मिनट लगा दिए तो सारे बच्चों के 4 मिनट जाया हो जाएंगे और इस क्वेश्चन सिर्फ एक स्टूडेंट का है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम एक टीचर जो है एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी डिटेल से कर सकता है। इवन कोई सपोर्टिंग वर्किंग्स है वो कर सकता हूँ, कोई तस्वीर लेकर मैंने सेंड करनी है किसी चीज की, बुक की, तो मैं वो भी साथ में सेंड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। कोई नेट से कोई चीज देखनी है तो मैं नेट से कभी कभार कोई चीज सर्च करके सेंड कर देता हूँ कि यार ये देखो ये ऐसे है, तो वो तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होता है और बड़ा इंटेलेक्चुअल आंसर देने की कैपेबिलिटी होती है टीचर के पास। तो व्हाट्सएप ग्रुप, लाइव सेशंस और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं ये आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल होंगी। टेस्ट सेशन, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आपके 12 टेस्ट होंगे, फाइनल वाला आपका मॉक होगा। ये टेस्ट आपको चेक होंगे, आपको वापस मिलेंगे। वो जो इश्यूज आपके होंगे, अगर आप कहेंगे तो उनको डिस्कशन भी कर लिया जाएगा, उनके ऊपर कोई डिस्कशन कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग इस टेस्ट सेशन को भी लेकर चलेंगे। ICAP स्टडी टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, और ये साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट सेंड किया है, आप स्क्रीनशॉट शेयर किया आप लोगों के साथ। ICAP का एग्जामिनेबल एडिशन नंबर 2023, ये आपका ICAP की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिक्योर्ड एरिया से, और ये एडिशन आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज है क्लास हैंडआउट्स और नोट्स, ये आप लोगों के साथ सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दिए जाएंगे। आप ये सॉफ्ट कॉपी में ये हैंडआउट्स और नोट्स आपको मिलेंगे, आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। लेकिन देखें, अकाउंटिंग के अंदर अगर आप अकाउंटिंग की बुक भी देखें तो मेजॉरिटी ये जो बुक है ये सारी की सारी क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस के ऊपर पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके 600 सफ़ों की किताब है तो शायद उसमें से 450 सफ़े जो हैं वो सिर्फ क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन होंगे। जो क्वेश्चन आपने एक दफा कर लिया उसके बाद आपको शायद उस क्वेश्चन की दोबारा जरूरत नहीं है। मल्टीपल क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट किया जाता है, कैसे उनको लेकर चलते हैं, इसके लिए मैंने एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, वो मैं बच्चों को लेक्चर्स में शेयर करता हूं। जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको स्ट्रेटजी नजर आएगी, विच इज कि आपने किस तरीके से
अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने हैं, किसको दोबारा प्रैक्टिस करना है, कौन सा सवाल है जिसको एक दफ़ा करके छोड़ देना है, कौन सा सवाल है जिसको इग्नोर कर दें क्योंकि बिल्कुल उसी तरह का सवाल एक और अटेम्प्ट में आया हुआ है। तो ये सारी जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के साथ ग्रुप्स के लेक्चर्स के अंदर शेयर होगी। तीसरी चीज़ है जी ICAP के पास पेपर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली आपके क्योंकि वन टाइम यूज़ होता है, उसके बाद आपकी कोई इतनी इसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती, इसलिए इसको प्रिंट कराने का खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें तो पेपर ही चाहिए, प्रिंटेड ही चाहिए, हमें जो है वो स्क्रीन पे देख के समझ नहीं आती। ये बस एक अपने ऊपर तारी की हुई लिमिटेशन होती है। मोस्टली बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अब मोबाइल पे गुजारना शुरू हो गए हैं, अब हमारा दिन का डेली बेसिस पे तकरीबन 2 से 3 घंटे हम लोग वैसे ही मोबाइल पे फेसबुक और पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हैं, तो इसलिए इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम लोग इसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी मर्जी है, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। देन हैंड रिटन नोट्स एंड की पॉइंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, आप पॉइंट्स लिखें कि यार ये पॉलिसी है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है, और अपने नोट्स बनाएं, ना सिर्फ FAR 1 के बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के आपके अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स यू आर नॉट राइटिंग इट ऑन द पेपर, यू आर एक्चुअली राइटिंग इट इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में भी इस चीज़ को लिख रहे हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि ये चीज़ें आप जब एब्जॉर्व कर लेंगे तो फिर उसके बाद जब आपने उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, बिकॉज ये पेपर जो है ये सिर्फ रटा नहीं है, इसकी एप्लीकेशन भी है, इसमें आपको डिफरेंट तरह के सवाल नजर आएंगे, डिफरेंट तरह से एप्लीकेशन उन क्वेश्चंस की नजर आती हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ रूट लेवल की आपको जो है वो नॉलेज नहीं चाहिए, बल्कि आपको बेसिक से थोड़ा ऊपर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो हैंड रिटन नोट्स एंड की पॉइंट्स आप लेक्चर्स देखते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं, जैसे भी बनाएं, आप टेबल में लिखें, आप जैसे मर्जी लिखें, लेकिन आप लिखें जरूर। तो ये आपकी जो है वो हैंड रिटन नोट्स और की पॉइंट्स जो है आपके पास होने चाहिए। सो आई थिंक दिस कंक्लूड्स माय प्रेजेंटेशन है। आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू एट द स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी। FAR 1 अगर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपका जो भी पेपर है, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, आप उसको फोकस से करें और कंप्लीट प्रिपरेशन करें, सेलेक्टिव स्टडी ना करें। फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर पास होगा। सिर्फ 40 सेकंड तक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का वेट करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज यू कैन आस्क क्वेश्चन। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, नंबर यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं। मेरे पास पेन नहीं है, पेन शायद नीचे कहीं गिर गया है, तो मैं आपको टाइप कर देता हूँ। सो आई एम राइटिंग माई नंबर हियर। आप इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो आपने सवाल पूछना है व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस करने की कोशिश करूंगा। वो रोड मैप टूवर्ड्स कैफ वाला सेशन मैं अगेन फिर बता रहा हूँ कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, 1 घंटे का सेशन है, आपने ज़रूर देखनी है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपने कैफ में परफॉर्म करना है, कैसे क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अक्सर शेयर करता होता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ड्यूरिंग माई जर्नी इन CA अगर वो चीज़ कोई मुझे पहले बता देता तो मुझे बड़ा फ़ायदा होता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप समझ लें आज ही, कि भाई CA कैफ का जो लेवल है ये आपने एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। इसको ज़रा लूज आउट नहीं करना है, इसको ज़रा सी ढील नहीं देनी, वरना बाद में आप पछताएंगे। वो क्यों पछताएंगे? कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको बाद में लगता है कि ओहो यार ये पहले किसी ने बताई होती तो हम कैफ को जल्दी क्लियर कर लेते, उससे हमें ये फायदे हो जाते, ये फायदे हो जाते। वो सारी बातें उस डिस्कशन में हैं। वो आपको लिंक अगर नहीं मिलता तो दिस इज माई नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है जी, आखिरी दफा मैं मैसेजेस देख रहा हूँ। ये स्केजुअल कोर्स में अवेलेबल हैं जी, बिल्कुल स्केजुअल कोर्स में अवेलेबल हैं। एक क्वेश्चन है, सर आपने अपने नोट्स का कहा था, क्या वो कंप्लीट हो गए हैं? चैप्टर वाइज नोट्स कंप्लीट हैं, कुछ चीज़ें और उसमें ऐड करने वाली हैं, लेकिन फिर भी मैं सॉफ्ट कॉपी में इस दफ़ा इंशाल्लाह आपको सारे नोट्स इकट्ठे करके दे दूंगा। जितना बना होगा वो आप ले लीजिएगा, और क्योंकि उसको भी मैं प्रिंट नहीं करवा सकता, क्योंकि प्रिंट करने के लिए उसमें एक सर्टेन टाइप की कंप्लीशन ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंट इकट्ठी बल्क में कराई जाती हैं, और वो फिर अगर उसमें बाद में अपडेट्स हुई तो वो बल्क की क्वांटिटी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है जी, चलें, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
I wish you very best of luck for your CAF journey. Thank you. Allah Hafiz.